हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 40 यानी 40 एपिसोड आप लोग बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2022-23 का जो G20 शिखर सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता भारत करने जा रही है और यह अध्यक्षता ग्रहण भी कर ली है भारत ने। ठीक है, आप देख सकते हैं लोगों की वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो इस तरह से भारत ने अध्यक्षता ग्रहण कर ली है और जो इसका सम्मेलन का जो अध्यक्षता है भारत 2022-23 में करने जा रही है, तो इसके बारे में बेहतर तरीके से हम लोग जानेंगे आज की वीडियो में। तो इससे पहले आपको हम बता दूं कि ये जो है दृष्टि के द्वारा करेंट अफेयर्स दिए जाते हैं प्रति मंथ। ठीक है, और यह यूपीएससी तथा विभिन्न स्टेट जो पीसीएस की तैयारी करते हैं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा ही यह महत्वपूर्ण है उनके परीक्षा के दृष्टि से। क्योंकि दोस्तों, अगर आप साथ में करेंट अफेयर्स को लेकर नहीं चलते हैं तो आपको उस तरह की जानकारी से आप वंचित रह जाते हैं जो आपको होना चाहिए था। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि दृष्टि जो मैगजीन प्रति मंथ निकालती है उसमें सभी जितने भी करेंट अफेयर्स की घटनाएं घटती है, पेपर्स में आते हैं या टेलीविजन में आते हैं या विभिन्न जो इसके स्रोत हैं, उन सभी स्रोतों से इसका क्या करते हैं, वो कंटेंट को ला करके इसमें समाहित करते हैं। ठीक है, जो दृष्टि के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे सभी जानकारियां उपलब्ध हो सके। तो वह दृष्टि दो विजन दो करंट अफेयर्स करके जो मैगजीन निकालती है, यह क्या है, नॉट फॉर सेल है। ठीक है, तो यानी यह उसी को मिलता है जो दृष्टि आईएएस हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के जो भी है सभी के स्टूडेंट है यानी छात्र है जो इसमें एडमिशन लिए हुए हैं। बाकी अन्य बच्चे जो है वंचित रह जाते हैं। तो हमने सोचे ये है कि क्यों ना हम इसको YouTube पर इसके जो भी कंटेंट है, जो भी टॉपिक है, उसको हम YouTube पे अपलोड कर दें, जिससे जो बच्चे वंचित रह जाते हैं, जो छात्र जो दोस्त वंचित रह जाते हैं, वह भी इससे जानकारी प्राप्त कर अपने ज्ञान को बढ़ा सके। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज 40वां एपिसोड हम आपके बीच लेके आया है, जिसमें हम पीछे जो 39 एपिसोड तक कर दिए हैं, जिसमें पिछले के एक मैगजीन का वीडियो है और आज के किन किन टॉपिकों को हमने पूरा कर लिए हैं वो भी आपको बता देते हैं, जिससे आपको संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से जितने भी टॉपिक थे हम सभी देख लिए हुए हैं एपिसोड के माध्यम से। आर्थिक घटनाक्रम सभी यहाँ तक पोषक तत्व, तो कल की जो वीडियो जो 39 जो एपिसोड है उसमें हमने इसको भी कवर कर लिए है। आज हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे प्रति मंथ के जो मैगजीन दिए जाते हैं उस सभी का वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। ठीक है, सर्च करने की कोई जरूरत ना हो। तो आज हम देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन का। देखते हैं टॉपिक को कि चर्चा में क्यों। तो हाल ही में इंडोनेशिया के बाली शहर में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह G20 समूह के 17वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट है कि इस शिखर सम्मेलन के समापन से पूर्व इंडोनेशिया ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। इसके बाद G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। देख सकते हैं लोगों, G20 और वर्ल्ड का ये है कमल के साथ, है ना। उसके बाद भारत 2023 के जो अध्यक्षता करेंगे वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर्स इसका थीम है। इसमें जो प्रमुख बिंदु है वो देखते हैं। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो G20 के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि G20 अर्थव्यवस्थाओं ने बढ़ती मुद्रा अस्थिरता से बचने के लिए टिकाऊ पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने और स्थानीय मुद्रा पूंजी बाजार विकसित करने सहित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे के दीर्घकालिक वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अगला पॉइंट है कि यूक्रेन रूस संघर्ष एवं कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर बड़े सरकारी खर्च को देखते हुए G20 देशों ने कहा कि वे राजकोषीय प्रयास अस्थायी और लक्षित होने चाहिए। साथ ही G20 देशों ने
माध्यम आय वाले देशों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की और सभी लेनदारों के बोझ को साझा करने के महत्व पर बल दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा। तो G20 देशों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों और तनावों से बढ़ी वैश्विक खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए भुखमरी तथा कुपोषण को रोकने के लिए विशेष रूप से विकासशील देशों, है ना, कृषि, खाद्य प्रणाली एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ व लचीला बनाने की दिशा में G20 कृषि बाजार सूचना प्रणाली AMIS जैसे मंचों के माध्यम से त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया। अगला पॉइंट देखते हैं कि इस संदर्भ में G20 देशों ने G20 मटेरा घोषणा वर्ष 2021 में अपनाई गई। ठीक है, G20 ने मटेरा घोषणा कब अपनाई? तो 2021 में अपनाई। ये आपके प्रीलिम्स के लिए हो गया। ठीक है, का अनुसरण करते हुए भोजन के अस्थायी उत्पादन और वितरण के लिए मिलकर काम करने, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन, खाद्य प्रणालियों के विकास, जैव विविधता के नुकसान को रोकने आदि पर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। अब उसके बाद देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन में क्या पक्ष है G20 समूहों का। तो G20 देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त करते हुए जलवायु परिवर्तन पर वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के प्रति अपने समर्थन को दोहराया। अगला पॉइंट है कि इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और अन्य साझेदारों ने इंडोनेशिया को कोयला बिजली संयंत्रों को बंद करने में मदद करने हेतु सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में मतलब जो डॉलर है 20 अरब जुटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ठीक है, उसके बाद है अगला पॉइंट कि डिजिटल समाधान में क्या राय है G20 समूह देशों का। तो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने में डिजिटल समाधान के महत्व को स्वीकारते हुए G20 देशों ने विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों के बीच डिजिटल कौशल एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की मांग की। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है G20 का राय। तो इस बैठक के दौरान सभी देशों ने विश्व बैंक द्वारा आयोजित महामारी की रोकथाम एवं प्रतिक्रिया प्रयासों के तहत महामारी कोष पेंडेमिक फंड के रूप में नए वित्तीय मध्यस्थ कोष की स्थापना का स्वागत किया। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि रूसी आक्रामकता की निंदा किया कि नहीं किया, है ना, इन G20 देशों ने। तो सदस्य देशों ने यूक्रेन में रूस की आक्रामकताओं की निंदा करते हुए बिना शर्त रूसी सैनिकों को वापस बुलाए जाने की मांग की। ठीक है, अगला पॉइंट है कि G20 देशों ने यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित परिवहन हेतु जुलाई 2022 को तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता में ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का स्वागत किया। उसके बाद चुनौतियां क्या क्या आ सकती है G20 समूह के देशों के लिए। तो क्या है कि यूक्रेन रूस संघर्ष न केवल बड़े पैमाने पर भू राजनीतिक अनिश्चितता पैदा की है बल्कि वैश्विक मुद्रास्फीति को भी बढ़ा दिया है। रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंधों की घोषणा से वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रगति पर इसके दुष्प्रभावों का खतरा भी बढ़ गया है। मुद्रास्फीति एवं मंदी का भय है, तो इसके लिए क्या G20 करते हैं। तो उच्च मुद्रास्फीति के जवाब में देशों के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में वृद्धि की है, जिसने आर्थिक गतिविधियों को और कम कर दिया है। US और UK जैसी कुछ सबसे बड़ी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मंदी का सामना करने के कगार पर है, जबकि अन्य जैसे कि यूरो क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की गति अत्यंत धीमी हो गई है। ऋण एवं निवेश के क्षेत्र में क्या है। तो G20 के लिए मध्यम और निम्न आय वाले देशों में बढ़ती असमानता तथा बढ़ते गैर टिकाऊ ऋण को कम करना एक बड़ी चुनौती होगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या है। तो हाल के दिनों में जलवायु वित्त पोषण के लिए विकसित देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन में शिथिलता देखी गई है। G20 के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों एवं इससे प्रभावित देशों में निवेश की कमी एक बड़ी बाधा बन सकती है। इसके अतिरिक्त नवीनीकरण
ऊर्जा में निवेश, खाद्य सुरक्षा आदि चुनौतियों से निपटने हेतु व्यापक निवेश की आवश्यकता होगी। आगे देखते हैं कि G20, अब G20 के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं कि G20 है क्या, या किन देशों का समूह है, इनकी स्थापना कब हुआ, ये सभी बातों को देखते हैं। तो G20 विश्व का सबसे प्रभावशाली बहुपक्षीय आर्थिक फोरम है। G20 में यूरोपीय संघ के साथ 19 अन्य देश शामिल है। अगला पॉइंट है कि G20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 की एशियाई आर्थिक संकट के बाद विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों को एक मंच पर लाने तथा वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। मतलब इसको जो है कि विश्व में जितने प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देश है उसके वित्त मंत्रियों और उसके जो केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर है उन सभी को एक मंच पर उनसे राय बातचीत और एक दूसरे के हेल्प के लिए यह जो संस्था है इसकी स्थापना की गई है। इसके लगभग एक दशक बाद वर्ष 2007-8 की आर्थिक मंदी के दौरान वर्ष 2008 में अमेरिका की अध्यक्षता में G20 समूह की बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर तक बढ़ा दिया गया। अगला पॉइंट है कि G20 के पहले 3 शिखर सम्मेलनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े व्यापक सुधारों की आधारशिला रखी गई। इनमें कर चोरी, वंचन को रोकने हेतु देशों को ब्लैक लिस्ट करना, हेज फंड और रेटिंग एजेंसियों पर नियंत्रण, वित्तीय स्थिरता बोर्ड का गठन, बैंकों के लिए मजबूत विनियमन और वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी के आलोक में बढ़ते संरक्षणवाद रोकने हेतु सक्रिय आदि शामिल है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं कि G20 की स्थापना के बाद से ही इस समूह ने अपने एजेंडे का विस्तार करते हुए इसमें जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पोषण, पर्यटन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा एवं प्रवास आदि जैसी समकालीन चुनौतियों को भी शामिल किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं कि G20 के सदस्य देश विश्व की 85% GDP, वैश्विक व्यापार के 75% वैश्विक आबादी की का 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसका कार्य करने का जो प्रणाली है वह किस तरह से है, तो G20 का कोई अस्थायी मुख्यालय या अस्थायी सचिवालय नहीं है, बल्कि G20 की अध्यक्षता करने वाला देश समकालीन वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप सदस्य देशों के साथ समन्वय के आधार पर वार्षिक एजेंडा प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला पॉइंट है कि G20 की अध्यक्षता प्रतिवर्ष सदस्य देशों के बीच हस्तांतरित होती रहती है, जिसमें 2022-23 के लिए भारत को यानी 2023 के लिए भारत को अध्यक्षता के लिए कमान संभाला गया है। मतलब भारत ने इसकी कमान संभाली है। आगे की राह क्या है, तो IMF के अनुसार एक मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी रिकवरी के लिए G20 द्वारा संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है। और अगला पॉइंट देखते हैं कि व्यापार के क्षेत्र में G20 देशों को अधिक खुले, स्थिर और पारदर्शी नियम आधारित व्यापार पर जोर देने की आवश्यकता है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की चुनौती को दूर करने में मदद करेगा। दोस्तों, आपने इस टॉपिक को देख लिया। अब इससे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेते हैं, क्योंकि हम शुरू में चर्चा नहीं कर पाए। तो देखते हैं कि G20 के लक्ष्यों और उद्देश्यों की समालोचनात्मक समीक्षा करते हुए भारत के लिए G20 की अध्यक्षता के महत्व एवं इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो ये रहा प्रश्न, आप इसे जरूर प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें, यानी इनसे लिखने की कोशिश करें, जिससे आपका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होता रहेगा। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।